फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बसंत ऋतु के गद्यांश। इसलिए कि हमारे समाज में यह ब्याह शादी मनुष्य से मनुष्य के रिश्ते से नहीं होती। बसंती के पिता युवक धर्मेंद्र से अपनी पुत्री का रिश्ता करना चाहते हैं, परंतु युवक धर्मेंद्र बसंती का प्रेमी होते हुए भी अब यह रिश्ता स्वीकार नहीं करना चाहता, क्योंकि किसी सन्य धर्मेंद्र द्वारा बसंती का रिश्ता मांगने पर बसंती के पिता ने उसका रिश्ता ठुकरा दिया था। नौकरी के रिश्ते से, पद और भौतिक ख्यालों से, क्योंकि उसकी आर्थिक दशा ठीक नहीं थी। परंतु ब्याह हमारे यहाँ महज एक कर्मकांड है, एक परंपरा का पालन। यह जीवन अनुभूति, जीवन संगीत नहीं है। परंतु धर्मेंद्र के डिप्टी कलेक्टर बन जाने पर अब स्वयं लड़की के पिता द्वारा अपनी लड़की के विवाह का प्रस्ताव करने पर धर्मेंद्र कहता है कि हमारे समाज में शादी ब्याह मनुष्य से मनुष्य का रिश्ता समझकर नहीं किए जाते, बल्कि हमारे यहाँ शादी ब्याह के रिश्ते व्यक्ति की नौकरी, पद तथा उसकी आर्थिक दशा को देखकर किए जाते हैं। यदि ध्यान से देखा जाए तो हमारे यहाँ शादी विवाह सिर्फ दिखावे के लिए किए जाने वाले बाह्य कर्मकांड हैं, जो मात्र पुरानी परंपराओं का पालन करते हैं। हमारे शादी विवाहों में जीवन की सच्ची अनुभूति और जीवन के सच्चे संगीत की खनक सुनाई नहीं होती। कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे समाज में शादी विवाह व्यक्ति की सच्चाई के आधार पर नहीं, बल्कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के आधार पर किए जाते हैं। यही कारण है कि बेरोजगार होने पर जिस धर्मेंद्र का रिश्ता लड़की के पिता ने ठुकरा दिया था, अब उसके डिप्टी कलेक्टर बन जाने पर लड़की का पिता उसी लड़के से अपनी लड़की का विवाह करने की जिद कर रहा है। इसमें विशेष क्या है कि शादी और ब्याह के विषय में हमारे समाज की संकीर्ण मानसिकता पर व्यंग किया गया है। भाषा सरल, सहज और प्रभावमयी है। वाक्य विन्यास सरल, सहज तथा रोचक है। संवाद शैली का भी प्रयोग किया गया है। काश आपने यही निर्णय उस समय कर लिया होता जबकि मैंने स्वयं बसंती से ब्याह के लिए आपको अपना विनम्र निवेदन किया था। लड़की के पिता जज श्री राजकुमार वाजपेयी धर्मेंद्र के डिप्टी कलेक्टर बन जाने पर अब हर हाल में अपनी लड़की व धर्मेंद्र का मंगल विवाह कराना चाहते हैं। युवक के पिता भी इस रिश्ते को स्वीकार करना चाहते हैं, परंतु भावना से भरा युवक धर्मेंद्र कहता है कि यदि उन्होंने यह निर्णय उस समय लिया होता जब उसने स्वयं उनकी पुत्री से विवाह के लिए अपना विनम्र निवेदन किया था, पर तब मैं सिर्फ एक साधारण व्यक्ति था, एक मनुष्य मात्र। तभी आपकी निगाह में मेरी जरा भी इज्जत नहीं थी। तो उसे बहुत अच्छा लगता और उसकी नज़रों में उनकी इज्जत बहुत अधिक बढ़ जाती। परंतु उस वक्त वह एक साधारण सा युवक था। उसके पास अच्छी नौकरी भी नहीं थी तथा उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब थी। अतः उनकी नज़रों में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। मैं अपदार्थ था। तब उन्होंने उसे अपदार्थ समझते हुए उसका रिश्ता ठुकरा दिया था और
आज जब मैं संयोग से डिप्टी कलेक्टर हो गया तो सहसा एकदम से मूल्यवान हो गया। गोया मैं आदमी नहीं, शेयर मार्केट का भाव हूँ। परंतु आज जब वह संयोगवश से जिलाधीश बन गया तो उनकी नज़रों में उसकी इज्जत बहुत बढ़ गई है। वह साधारण से इतना कीमती हो गया कि वे अपनी पुत्री का विवाह हर हाल में उससे करना चाहते हैं, मानो वह आदमी न होकर शेयर बाजार का भाव हो, जिसके ऊपर चढ़ने पर व्यक्ति खुश होता है तथा नीचे गिरने पर उदास हो जाता है। इस गद्यांश में विशेष है मनुष्य की स्थिति की तुलना शेयर मार्केट के भाव के साथ अभिनव प्रयोग है। यह मनुष्य की स्वार्थपरता को स्पष्ट करता है। वाक्य विन्यास सरल, सहज और रोचक है। संवाद शैली का भी प्रयोग किया गया है। भाषा सरल, सहज और प्रवाहमयी है। पर बेटा, वह देखने में तुमसे बड़ा रहा होगा। हैं जी जज साहब, मैं सच कहता हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वे बूढ़े हो जाते हैं। लड़की के पिता सच्चाई से भरी धर्मेंद्र की बातों को सुनकर कहते हैं कि उन्होंने उस वक्त धर्मेंद्र से अपनी लड़की की शादी से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि वह अवयस्क था। इस पर धर्मेंद्र कहता है कि उसका रिश्ता ठकुराने के बाद उन्होंने जिस लड़के को अपनी लड़की देखने के लिए बुलाया था वह उससे भी 1 वर्ष छोटा था। तब लड़की के पिता के कुछ बोलने से पूर्व ही माहौल तो हल्का करने के लिए लड़के के पिता श्री दीनबंधु शुक्ला जी कुछ मजाक के स्वर में कहते हैं, नाबालिग और कुछ लोग नाबालिग रहते हैं पर लगते हैं बूढ़े हैं जी। वो कहते हैं कि जो दीनबंधु है वो उसका मजाक, लड़के के पिता का मजाक करते हुए कहते हैं कि परंतु बेटा संभव है वह लड़का देखने के लिए अर्थात ढील ढोल व कदकाठी में तुमसे कुछ बड़ा लगता होगा। अतः जज साहब से जब उसकी उम्र का अनुमान लगाने में कुछ गलती हो गई होगी, फिर वह लड़की के पिता को संबोधित करते हुए कहता है कि जज साहब, मैं यह बात मजाक में नहीं कर रहा बल्कि सच कह रहा हूँ कि संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बूढ़े तो हो जाते हैं परंतु अपने हल्के फुल्के डील डोल तथा छोटी व दुबली पतली कदकाठी के कारण अवयस्क दिखाई देते हैं, जबकि कुछ लोग वास्तव में अवयस्क होते हैं परंतु अपने विशाल डील डोल व परिपक्व शरीर के कारण बूढ़े दिखाई देने लगते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि अनेक बार व्यक्ति के शरीर को देखने से उसकी उम्र का सही अनुमान नहीं होता। संभवतः इसी कारण जज साहब ने उस लड़के को धर्मेंद्र से बड़ा समझकर अपनी लड़की को देखने के लिए बुलाया होगा। इसमें विशेष क्या है? भाषा सरल, सहज और प्रवाहमयी और खड़ी बोली है। लड़के के पिता की समन्वयात्मक भूमिका दर्शनीय है। वह धर्मेंद्र व जज साहब के बीच एक सेतु का काम करते हुए प्रतीत होते हैं। उनका हैं जी तकिया कलाम उनकी बातों की समन्वयात्मकता को बढ़ाता है। वाक्य विन्यास सरल, सहज और रोचक हैं। संवाद शैली का भी प्रयोग हुआ है। जी नहीं, आप सही नहीं कह रहे हैं। आप सिर्फ एक वकालत कर रहे हैं जिसमें भावना नहीं, केवल एक निर्मम स्वार्थ है। लड़के के पिता की समन्वयात्मकता बात में मजाक की गंध महसूस कर लड़की के पिता कहते हैं कि वे जो कुछ
कह रहे हैं वह सच कह रहे हैं। उन्होंने धर्मेंद्र का रिश्ता धर्मेंद्र के अवयस्क होने के कारण ही ठुकराया था। उनकी यह बात सुनकर इन पंक्तियों में धर्मेंद्र दृढ़ता से उनका विरोध करता हुआ कहता है कि आप सही नहीं कह रहे हैं, बल्कि अपना झूठ पकड़ा जाने पर एक वकील की भांति वकालत करके अपना बचाव कर रहे हैं। आप जो कुछ कह रहे हैं उसमें भावना का एक अंश भी नहीं है, अर्थात उसमें सच्चाई नहीं है, बल्कि आप जो कुछ कह रहे हैं उस बात में केवल आपका दया रहित स्वार्थ ही निहित है। कहने का अभिप्राय यह है कि लड़की के पिता यह जानते हुए भी कि धर्मेंद्र ने उनके बारे में जो कुछ भी कहा है वह सब सच है, अपनी लड़की की शादी डिप्टी कलेक्टर धर्मेंद्र से करवाने के अपने स्वार्थ के चलते झूठ बोलकर अपनी पैरवी कर रहे हैं। इसमें विशेष है लड़की के पिता की स्वार्थपूर्ण मनोवृत्ति का परिचय मिलता है। अपने स्वार्थ के चलते वे उसी लड़के धर्मेंद्र से अपनी पुत्री का विवाह कराने का पर आमदा है, जिसका प्रस्ताव कभी उन्होंने ठुकरा दिया था। भाषा सरल सरल सहज और प्रवाहमयी है। वाक्य विन्यास सरल सहज और रोचक हैं। संवाद शैली का भी प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, ठीक है आप मुझसे अपनी बेटी की शादी न करते। लड़की के पिता जज साहब अनेक तरह की दलील देते हैं कि उन्होंने कभी धर्मेंद्र का अपमान करने की भी कोशिश नहीं की, परंतु धर्मेंद्र एक एक करके तमाम प्रसंग उनके सामने उजागर करता है। लेकिन जब मैं छुट्टी पाकर कुछ समय के लिए आपके घर आता था और आपके परिवार में बैठकर जब मैं बासंती से बातें करना चाहता था, तब आपको उतना भी क्यों असहाय होता था? क्यों आप अपने कमरे में बेचारी बासंती की माँ को फटकारते हुए मुझे सुनाते थे कि यह धर्मेंद्र क्यों यहाँ बैठकर सहगल के गाने गाता है? मुझे यह कतई पसंद नहीं। जब उन्होंने उसका अपमान किया क्योंकि वह या तो बेरोजगार था या साधारण सी नौकरी करता था, अंत में इन पंक्तियों में वह कहता है कि ठीक है आप चाहे मुझसे अपनी पुत्री का विवाह न करते, मैं इसे आपकी इच्छा मानकर इसका सम्मान करता, परंतु मैं तो जब कभी अवकाश के दिनों में कुछ समय के लिए आपके घर आता था और आपके परिवार के साथ बैठकर जब मैं बासंती से कुछ बातें करना चाहता था, तब भी वह बात आपको असहनीय क्यों होती थी और क्यों आप अपने कमरे में बासंती की माँ को अर्थात अपनी ही पत्नी को डांटते हुए मुझे यह सुनाने की कोशिश करते थे कि मैं वहाँ बैठकर सहगल के गाने क्यों गाता हूँ? आपको मेरा वहाँ आना भी बिल्कुल नापसंद क्यों था? धर्मेंद्र के सब कहने का अभिप्राय यह है कि यदि वह किसी भी प्रकार से जज साहब यानी कि लड़की के पिता को पसंद नहीं था, तो अब वे उससे अपनी पुत्री का विवाह क्यों करना चाहते हैं? इसमें विशेष है धर्मेंद्र की वाक्पटुता, स्पष्टवादिता व अपने साथ घटी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को न भूलने संबंधी विशेषता का पता चलता है। भाषा सरल सहज और प्रवाहमयी खड़ी बोली है। वाक्य विन्यास सरल सहज और रोचक है। संवाद शैली का प्रयोग हुआ है। आज हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। कल फिर हम मिलेंगे।
चैट बॉक्स में